हेलो स्कॉलर्स, क्लासरूम 247 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास नंबर 3, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जरूरी है, क्यों मैनेजमेंट हम लोगों के लिए जरूरी है, क्यों हम लोग किसी भी काम को किसी तरीके से करें और उस तरीके में कमियों को ढूंढें और सही तरीके से उस चीज़ को करें, वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट क्या है। इसके पहले मैंने मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस है या फिर मैनेजमेंट की क्या क्या प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो उस दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए मैनेजमेंट जो है ना, कॉर्नर स्टोन जैसा है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्स इनटू रिजल्ट। जो भी हमारे पास बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज होती है, उस रिसोर्सेज जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इस सारे रिसोर्स को इस तरीके से यूज करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल के रिजल्ट को अचीव करने में मदद करती है। और इस इंटीग्रेशन, इस फंक्शन, इस प्रोसेस के दरमियान जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें छास, जो कि मतलब इसको बोल सकते हैं भागदड़, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हौच-पौच वाली जो परिस्थिति है। मान लेते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कभी ये करते कभी ये करते, तो कुछ उसमें भगदड़ जैसे तैसे, मतलब समझिए कि जैसे तैसे कोई भी काम कर देना या फिर बहुत सारे काम के बीच में बौखला जाना। तो चॉस को वो कन्वर्ट कर देती इनटू कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट करती है। कोऑर्डिनेशन का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, उसका मैंने पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसके बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स। ये एक तरह से फोर्स है, एक तरह से बल है, दैट प्रोपेल्स ऑर्गेनाइजेशन को धकेलता है टुवार्ड्स देयर गोल, उसके गोल की तरफ, उसके गोल की तरफ धकेलता है। वाइल मैक्सिमाइज करता है इफिशियंसी और मिनिमाइज करता है वेस्टेज को कम करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इफिशियंसी का क्या मतलब है, ये मैंने क्लास नंबर 1 में बताया है, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि ये ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है। ग्रुप गोल मतलब जो भी मेंबर्स हैं एक बिजनेस में, उनका गोल होगा, उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा योगदान होता है। लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल बोले तो फाइनेंस, लेबर बोले तो प्लांट बोले तो फैक्ट्री हो गया, या फिर वो हो गया। उसके बाद लेबर हो गया, मैन पावर हो गया, कैपिटल हो गया मतलब फाइनेंस हो गया, पैसा हो गया। उस सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है। ठीक है, उसके बाद असेंबल करता है, उसको जोड़ता है, उसके बाद रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, मतलब सबके बीच में तालमेल मिलाता है। उसके बाद अफेक्टिवली अचीव करता है गोल को, और गोल को अचीव करने में मदद करता है। लिखा हुआ है इट डायरेक्ट्स ग्रुप एफर्ट टुवर्ड्स प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप के एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा है। प्री मतलब पहले और डिटरमाइंड मतलब जो निर्धारित है। तो
निर्धारित जो गोल है, जो मैंने पहले ही ऑब्जेक्ट जो बना के रखा है, उसको अचीव करने में एक तरह से एक डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट। इंश्योर करता है कि नो वेस्टेज हो, कोई भी टाइम का कोई वेस्टेज ना हो, मनी का कोई वेस्टेज ना हो, एफर्ट्स का कोई भी वेस्टेज ना हो। मान लेते हैं एक काम है, राम भी कर दिया, श्याम भी कर दिया उस काम को, तो यहाँ क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ वर्क हुआ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हुआ, तो एफर्ट्स राम से भी लग गया, श्याम से भी लग गया। तो वैसा काम, मतलब किसी को अगर कोई चीज़ डिफाइन कर दें कि राम तुमको यही काम करना है, श्याम तुमको यही काम करना है, तो वो अपना एनर्जी सारा काम उसी पे फोकस करके उसी पे करेगा, उससे नो वेस्टेज और टाइम वगैरह सब कुछ सेव होगा। लिखा हुआ आगे कि क्लियरली डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब हम लोग एकदम साक्षर रूप से अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट कन्वर्स करता है डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्स, जो कि ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो भी रिसोर्स जैसे तैसे था उसको एक सही दिशा दिखाना, उसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि मैन, मशीन और मनी है, तीनों है, ठीक है, इनटू अ यूजफुल इंटरप्राइजेस, और ये तीनों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि एक यूजफुल इंटरप्राइजेस बन सके। इंटरप्राइजेस मतलब बिजनेस हो गया। These resources are coordinated, directed and controlled to work towards the goal attainment। और ये सारा जो भी रिसोर्स है, इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है, इस तरह से डायरेक्ट किया जाता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है जो कि गोल को अटेनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो अचीविंग ग्रुप गोल्स में जो भी बिजनेस की जो भी गोल्स रहती है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करती है, इसीलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या किया, प्राइमरी चीज़ क्या देखें कि रिसोर्स को असेंबल करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इफेक्टिवली को, डायरेक्ट एफर्ट्स और अचीव करते हैं गोल्स, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, जो इम्पोर्टेंस 2 नंबर कहाँ गया, दूसरा जो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब इस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से हम लोग समझ क्या सकते हैं, मान लेते हैं कि एक मशीन है और मशीन को ऑपरेट करने के लिए 4 व्यक्ति की ज़रूरत है ताकि उस मशीन से मैक्सिमम आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकें, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस के पास सिर्फ 2 लेबर है और वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है। उससे होता क्या है कि आपका जो मशीन है वो उतना ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, जो कैपेसिटी है उसका उतना तक वो नहीं पहुंच पाएगा, और वो रिसोर्स क्या होगा, ये जो मशीनरी वाला जो रिसोर्स है, संसाधन है, ये अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। उसी तरह से अगर बिजनेस, मान लेते हैं ये मशीन है और मशीन में चाहिए 4 लोग और हमारे पास 6 लोग हैं उस काम को करने के लिए, तो ये इसमें होगा क्या कि इससे होगा क्या कि इस लेबर जो मतलब एक मशीन को चलाने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत थी, लेकिन अब आ गई है 6 लोग, तो 6 लोग मिलके अगर इस काम को करेंगे जो कि 4 व्यक्ति से हो जाना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है ना, ये इससे मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो लेबर है ना वो अपने इफिशियंसी से कम काम कर रहा है, इफिशियंसी से कम काम कर रहा है, मतलब 4 लेबर का जरूरत था, हम 6 लेबर लगा दिए, होता 4 लेबर इसको कर देता 100%, लेकिन हम 2 जो एक्स्ट्रा लेबर है ये तो फिजूल का है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब होता है जो भी रिसोर्स है उससे ऑप्टिमम हम लोग बेनिफिट ले लें, उसको एक ऐसा तरीका ढूंढें जहाँ से हम उससे ऑप्टिमम तरीके से उससे फ़ायदा उठा पाएँ बिजनेस। तो मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें मदद करती है बिजनेस को, इसीलिए मैनेजमेंट का ये दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट क्या करती है, देखिए
मैनेजमेंट क्या करती है, यूटिलाइज करती है ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिवली, वो उसको यूटिलाइज करती है, लीडिंग इफिकेसी एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्कैर्स रिसोर्स। ये जो रिसोर्स होती है ना बिजनेस की, स्कैर्स रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज जो बिजनेस में है ना वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही मैनेजमेंट, उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट के द्वारा हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। इट सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव यूज इन इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेरियस ऑप्शन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने बताया ना कि इस मशीन को हम लोग 4 लोगों के हेल्प से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से अगर 2 आदमी के साथ रहे तो वो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, अगर ज़्यादा व्यक्ति उसमें काम कर रहा है तो वो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, उसमें भी उस मशीन की इफिशियंसी कम होगी, उस लेबर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ढूंढने में, और इस प्रकार से बिजनेस को वो फायदा पहुंचाती है। ठीक है, उसमें करती क्या क्या है, इस ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स में तीन बढ़िया पॉइंट है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपर्ट नॉलेज, और दूसरा है मैक्सिमम प्रोडक्शन, और नो अंडर एम्प्लॉयमेंट। नो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब यही जो सिचुएशन मैंने बताया ना कि एक मशीन को अगर 4 व्यक्ति चला सकते हैं, या फिर वो 4 व्यक्ति से ही चलेगा, तो हम लोग 2 व्यक्ति उसको रख के उस मशीन को चलाएंगे तो वो अंडर यूटिलाइज रह जा पाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वही होता है, एक मशीन के पीछे हम लोग को 4 व्यक्ति को पहुंचाना है, 4 आदमी को उसके पीछे लगाना है, लेकिन हम लोग लगाए 2, तो हम क्या कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ का, मशीनरी का। तो ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सपर्ट नॉलेज को इनहेंस करने के लिए यूजेज स्किल नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल टू अवॉइड वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोफेशनल या फिर स्किल को इनहेंस करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले भी। इंश्योर करता है एम्प्लॉय एंड मशीन्स के प्रोड्यूस एट फुल कैपेसिटी। इंश्योर्स करता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मशीन्स प्रोड्यूसेस एट फुल कैपेसिटी। एम्प्लॉय का जो फुल कैपेसिटी है उस पर वो उसमें प्रोडक्शन करे, मशीन जिसका क्या कैपेसिटी है उसमें प्रोडक्ट करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि अपने बिजनेस की भी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। तीसरा जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है वो है रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट अचीव्स मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम इनपुट। मिनिमम इनपुट मान लेते हैं ना कि हम लोग पास 4 एक मशीन था, उसको चलाने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक व्यक्ति और फिजूल में रखा है, इसको भी 100 रुपया दे रहा है, इसको भी 100 रुपया दे रहा है, इसको भी 100 रुपया दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग दे रहे हैं इसको। इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ, फैक्ट्री ये इस प्रोडक्ट जो इस मशीन के द्वारा बनेगी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम इनपुट। 100% रिजल्ट लाने के लिए जो इनपुट है, मिनिमम इनपुट से 100% रिजल्ट कैसे लाएं उसको इंश्योर करता है प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से। इट यूजेस फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट रिजल्ट्स इन बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस तरह से रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे कि हम लोग को बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन। और इसी तरह से हम लोग कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं। मैनेजमेंट इसके लिए भी हेल्प करती है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम इनपुट से। उसके बाद जो तीसरा जो एक महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड स्ट्रॉन्ग या फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो तीसरा ये इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का। इसमें लिखा है मैनेजमेंट क्रिएट्स स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड
coordinated function with no overlapping of efforts. Overlapping of efforts मतलब एक ही काम दो व्यक्ति ना कर दे, उसको सुनिश्चित करता है। इट एस्टेब्लिशेस एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ना कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से क्या समझ सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड जितना भी काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर हैं या फिर प्रोडक्शन मैनेजर वो देखेंगे। ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉइज जाके कोई भी ग्रीवांसेस, कोई भी दुख दर्द ये प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा। इसमें अगर इनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको प्रोडक्शन मैनेजर से कहेगा। प्रोडक्शन मैनेजर इन सब वर्करों का हेड है, और ये प्रोडक्शन मैनेजर फाइनली जब टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब ऊपरी स्तरीय मैनेजमेंट प्रबंधन के जो आदमी होंगे, जैसे कि हो गया प्रोडक्शन में मान लेते हैं कोई सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर रहता है वो जाता है सीईओ के पास, और सीईओ को अपने बारे में जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको बताता है। फिर वो डायरेक्ट करती है, वो बताती है, या फिर संविधान कर उसका सॉल्यूशन निकालती है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाता है, और उसके बाद फिर ये एम्प्लॉय सबको गाइड करते हैं और जो भी परेशानी है उसको दूर करते हैं। तो ये नीचे से ऊपर एक डायरेक्शन है, एक नियम बना हुआ है, एक रूल है कि आपको कोई भी ग्रीवांस हो, कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप पहले अपने मैनेजर्स को बोलिएगा, मैनेजर्स फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी होंगे उसको बोलेगा। तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब कि हमको पता है कि हमको यहाँ से करना क्या है। अगर हमको मेरा मशीन, हम लेबर है और मशीनरी में कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट सीईओ को जाके नहीं बोल देंगे। हम जानते हैं कि हमको पहले प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसे तकलीफ है और इसका निवारण कीजिए, नहीं तो प्रोडक्शन स्थगित रहेगा, रुका हुआ रहेगा। फिर प्रोडक्शन मैनेजर जाती है सीईओ के पास, वो बताती है कि ऐसे ऐसे है सर मैम प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए। कैसे होगा, मशीनरी बदलना है कि मशीनरी को रिपेयर करना है, वो डिसाइड करेगी ऊपर वाली। उसके बाद फिर हम लोग उसको उसी तरह से गाइडेंस, उसी तरह से हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ ऊपर अपर लेवल से मिलेगी वो हम लोग अपने अपने करेंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। ये करती है अथॉरिटी को, क्लियर करती है अथॉरिटी को। अथॉरिटी बोले अधिकार। अब किसकी क्या अथॉरिटी है वो, और उसके बाद राइट पीपल राइट पोजीशन पे होना चाहिए। रोल क्लियरिटी, किस व्यक्ति को क्या काम करना है उसमें रोल का क्लियरिटी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को साउंड बनाती है, स्ट्रांग बनाती है, गुड बनाती है, ठीक है। और ये राइट पीपल एट राइट पोजीशन, ये हम लोग स्टाफिंग में पढ़े थे, तो वो भी मैनेजमेंट का ही पार्ट था, तो मैनेजमेंट से ये वाला भी फुलफिल हो जाता है। ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े थे तो वो वाला पार्ट फुलफिल हो जाता है। रोल क्लियरिटी, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े हैं। तो बाकी आगे जो भी होगा वो हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इसीलिए इससे पहले वाले वीडियो सबको देखना जरूरी है। उस वीडियो को सबसे पहले समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही अगले वीडियो पे जाएंगे। ये नहीं कि स्किप कर देंगे, फिर नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है, क्या कहाँ से क्या हो रही है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, यहाँ 1 kg है, इसको बोलते हैं वेट, जो भी वेट होगी 1 kg की होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा, मान लेते हैं 900 ग्राम है, तो ये अंडर वेट है, 1100 ग्राम है, तो ये ओवर वेट है। इक्विलिब्रियम क्या है कि 1 kg है तो यहाँ पर भी 1 kg हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों साइड बराबर, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों आके जीरो हो जाती, मिल जाती है। एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर प्रॉफिट भी ना हो
और लॉस भी ना हो, ऐसा सिचुएशन जहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, उस तरह के सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में हम लोग, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी हो और लॉस भी, प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, उस तरह के सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं वही एग्जांपल तराजू का, जिसमें कि अगर हम इधर 1 kg वजन दिए हुए हैं तो इधर भी 1 kg वजन होगा, ठीक है, तो ही जाके ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा। अगर इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो हम बोलेंगे ये डिसइक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है इक्विलिब्रियम बनाने में, वो कैसे करती है देखते हैं। लिखा हुआ है मैनेजमेंट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन बिजनेस चेंजिंग एनवायरनमेंट। मान लेते हैं मैनेजमेंट का ये गोल है, ठीक है, और गोल यहाँ भी है जिसको अटेंड करना है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस ऐसा फैक्टर जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता हो, जो बिजनेस के साथ उस बिजनेस के गोल को अचीव करने की गति को धीमा या फिर ज़्यादा कर सकती है। जैसे कि कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ गया, मतलब रिस्क, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गया जिसमें बिजनेस को फायदा हो सकता है, तो दोनों स्थिति में जब अगर रिस्क भी बढ़ जाए या फिर अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर निगेटिव सेंस में या फिर पॉजिटिव सेंस में, अपॉर्चुनिटी आ रही है बिजनेस के पास तो ये पॉजिटिव सेंस है, या फिर कोई भी कारण से कोई भी निगेटिव चीज़ जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, नीचे गिराती है, उसको हम लोग निगेटिव सेंस में लाते हैं। तो इस दोनों को बैलेंस करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज होने से हम लोग चेंजेस करते हैं अपने गोल में, अपने मेथड में, अपने पॉलिसी चेंजेस करते हैं, हम लोग अपने प्रोसेस में चेंज करते हैं। तो मैनेजमेंट ही है जो हम लोग को ये सब करने के लिए अनुमति करता है। अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो हम लोग उस चीज़ में हम लोग ढल नहीं पाएंगे। लिखा हुआ इट अडॉप्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ द मार्केट एंड इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डलना, या फिर जो भी नीड्स है सोसाइटी के उसके हिसाब से इवॉल्व होना, इसमें हेल्प करती है मैनेजमेंट। As the external environment shift, management adjust the organizational coordination accordingly. जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस बेसिकली बिजनेस हो सकती है, बिजनेस इन्वायरमेंद हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ इंटरनल और एज अ एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब बोले बिजनेस के विद इन कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम लोग लेबर है, लेबर हो गया, लेबर स्ट्राइक पे चला गया, मतलब तालाबंदी कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, लेबर बोला नहीं काम करेंगे, आप मेरा पैसा नहीं बढ़ाते हैं, ये नहीं करते हैं, हमको सोशल वो नहीं है, हमको मेरा मेडिकल नहीं है मेरे पास ये, तो उसकी मांग के लिए लेबर शट डाउन कर दिया, बिजनेस को लॉकडाउन कर दिया है, ताला नहीं खोल रहा फैक्ट्री का, बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो वो सब जो बिजनेस से रिलेटेड व्यक्ति या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। और बिजनेस के बाहर जैसे कि हम लोग बोले टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, 4G से 5G आ गया, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इस तरह के चेंजेस जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। मान लेते हैं ये आईफोन बनाने की स्मार्टफोन बनाने की कंपनी है, वो 4G में जी रही है, अब कोई बढ़िया कंपनी है 5G फ़ोन लॉन्च कर दिया, लोग उसके तरफ भागने लगे 5G की तरफ, तो उससे हुआ क्या, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आया, तो वो चीज़ भी तो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो बिजनेस को बाहरी रूप से इन्फ्लुएंस करती है, जो दखल देती है बिजनेस को, जो फोर्स जो उसको दखल देती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटर्नल शिफ्ट मैनेजमेंट एडजस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट कराती है, कोऑर्डिनेट उस इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। दिस इज एडाप्टेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल और द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक मतलब चेंजिंग कंडीशन, चेंज होते रहता है सिनेरियो,
हमेशा आज कुछ और है, कल हो सकता है कुछ और हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसमें इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करती है, बैलेंस बनाने में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मॉनिटर करती है, ये चेंजेस को अडॉप्ट करती है। स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी नया आया है उसको अडॉप्ट करना है, वो किसके थ्रू होगा? मैनेजमेंट के थ्रू होगा। एक अच्छा मैनेजमेंट उस सिचुएशन में अडॉप्ट करने में मदद करेगा। कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, मतलब लागू करना है, तो उसमें मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है। कोई भी चीज़ इवैल्यूएट करना है, उसमें मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है। तो मैनेजमेंट का ये बैलेंस बना के रखता है, बिजनेस को एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन बना के रख सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाता है मैनेजमेंट बिजनेस को। और सबसे लास्ट में मैनेजमेंट का जो रोल है वो हमारे सोसाइटी के लिए भी है। वो सोसाइटी में किस तरह से हेल्पफुल है उसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है एफिशिएंट मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन मतलब गुड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन कर रहा है। एंड इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा क्वालिटी का गुड्स किसी व्यक्ति के वेलफेयर के लिए हो सकता है। मान लेते हैं कोई गुड्स हो गया अच्छे क्वालिटी का, वो वहाँ के पीपुल के लिए, वहाँ के कंज्यूमर के लिए अच्छा है। जो उस व्यक्ति वो कंज्यूमर जो उस गुड्स को कंज्यूम करके उसके लिए वो अच्छा है। गुड मैनेजमेंट मेक्स डिफिकल्ट टास्क इजियर बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। ये वाला हम लोग ने पढ़ चुका है पहले भी कि अच्छा मैनेजमेंट डिफिकल्ट काम को इजियर बनाता है। ठीक है, और अवॉइड करता है स्कैर रिसोर्स। रिसोर्स जो भी है ना हमारे पास वो सब लिमिटेड रिसोर्स है। रिसोर्सेज जो भी है, संसाधन जो भी हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड फंड होता है, किसी के पास अनलिमिटेड तो चीज़ है नहीं जो चाहे कितनों वेस्टेज करे प्रोडक्शन उतना ही हो। तो वैसा है नहीं हमारे पास। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग कोई भी काम है, मान लेते हैं कि हमको रोड ही बनाना है, तो कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ थोड़ा बहुत तो बाहर में रह ही जाता है। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसका वेस्टेज कम से कम हो, उसका हम लोग मैनेजमेंट हेल्प करता है उसका वेस्टेज कम करने। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। अगर किसी व्यक्ति को या फिर मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, अगर उसको हम लोग पढ़े ना कि कंपनसेशन की बात करती है मैनेजमेंट, एक अफेक्टिव फेयर कंपनसेशन देने की बात करती है मैनेजमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय है उसको कंपनसेशन बढ़िया मिल रहा है तो वो अपना रहन सहन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने बच्चों का केयर कर सकता है। एक अच्छा अगर उसको पैसा मिले तो फिर वो अच्छी चीज़ें जो वो नहीं कर पाता था उसको करेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीज करता है बिजनेस के प्रॉफिट को, वहाँ पर भी हेल्पफुल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है मैनेजमेंट। एक प्रोसेस था ना स्टाफिंग का, उसमें क्या होता था कि वैकेंट पोस्ट के लिए हम लोग एम्प्लॉय खोजते थे, तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन मतलब उत्पत्ति करता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनोवेशन एंड रिसर्च करता है। ये बिजनेस मैनेजमेंट अगर बढ़िया है तो हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। उस ग्रैब करने के लिए हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट बेनिफिशियल टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए नया नया प्रोडक्ट बना सकते हैं इनोवेशन ला कर। जैसे कि हमारे पास एक सेल फोन था, उसमें पढ़ाना मुश्किल था, लेकिन अब हमारे पास टैब है, तो टैब एक इनोवेशन है जिसमें कि हम लोग एक आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड मतलब एक तरह से डिजिटल बोर्ड की जैसा हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर हम देखो कैसे हम इसको लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर हम राम लिख रहे हैं, तो बढ़िया से सब कुछ हो जाता है। सोसाइटी रिसीव मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अब जब सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जब कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी भी उसको कम पैसे में मार्केट में बेच सकेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोसाइटी मैक्सिमम इनपुट एट मिनिमम कॉस्ट में कर सकती है। सोसाइटी रिसीव मिनिमम कॉस्ट में अच्छा चीज़ मिल सकता है उसको, वो इस प्रॉस्पेरिटी इन्हांस करता है
मार्केट में, सोसाइटी में इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। और इसीलिए मैनेजमेंट का ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि अच्छा मैनेजमेंट, जैसे कि टाटा कंपनी की है, वो सोशल वेलफेयर करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इतना बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको बढ़िया स्टूडेंट बनना है तो आपके अंदर में मैनेजमेंट नाम का कीड़ा घुस जाना चाहिए, और अपना कोई भी चीज़ हो उसको मैनेजमेंट उसको सही तरीके से करें और अपने जीवन को एक मैनेज तरीके से चलाएं। ये नहीं कि शाम को यहाँ, रात को वहाँ, दिन को वहाँ, जैसे तैसे जीवन जी लिए और बोले भगवान भरोसे ये करा दो वो करा दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो सबसे आनंद ले रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे BA BSc BCom जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ उसको जल्दी से इसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेट करते रहिए और अपना मोटिवेशन ढूंढिए, अपने जो भी अचीव गोल है, जो भी जीवन में करना है उसके प्रति समर्पित होइए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।